क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब आप किसी खचाखच भरी लोकल ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं या किसी ऊंची इमारत की लिफ्ट में 10 अजनबियों के साथ खड़े होते हैं, तो आप शारीरिक रूप से लोगों के सबसे करीब होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप खुद को ब्रह्मांड में सबसे अकेला महसूस करते हैं। यह एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। हमारे आसपास लाखों लोग हैं, फिर भी एक गहरा सन्नाटा है। बिल्कुल। और यह सन्नाटा सिर्फ बाहर नहीं है, यह हमारे दिमाग के अंदर भी गूंज रहा है। हम अक्सर इस अकेलेपन को सिर्फ एक भावना या एक मनोवैज्ञानिक स्थिति मान लेते हैं, लेकिन असल में यह एक बहुत ही गहरी जैविक और रासायनिक प्रक्रिया है। आधुनिक शहरों की यह भीड़भाड़ हमारे दिमाग की संरचना को, हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल रही है। यही बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। हम आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं, वह सिर्फ समाजशास्त्र नहीं है, यह जीव विज्ञान है। मैंने हाल ही में पढ़ा कि कैसे यह अत्यधिक घनी आबादी वाला जीवन हमारे दिमाग में एक न्यूरोकेमिकल विरोधाभास पैदा कर रहा है। लोग जितने ज्यादा हैं, हमारा दिमाग उतना ही ज्यादा अलग-थलग महसूस कर रहा है। इसका सीधा असर हमारे दिमाग के रसायनों, खास तौर पर सेरोटोनिन पर पड़ रहा है। क्या आप इस प्रक्रिया को थोड़ा आसान शब्दों में समझा सकते हैं? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, हमारे पूर्वजों के समय में। हमारा दिमाग, जिसे हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, वह इन कंक्रीट के जंगलों और गगनचुंबी इमारतों के लिए विकसित नहीं हुआ था। यह विकसित हुआ था छोटे कबीलों के लिए। विकासवाद के नजरिए से देखें तो इंसान हमेशा 50 या 100 लोगों के समूह में रहा है। उस छोटे से कबीले में हर कोई एक दूसरे को जानता था। हर चेहरे के साथ एक कहानी, एक रिश्ता जुड़ा होता था। हमारा दिमाग उसी सामाजिक संरचना के हिसाब से गढ़ा गया है। यानी हमारे दिमाग का जो सॉफ्टवेयर है, वह आज भी उसी प्राचीन कबीले को ढूंढ रहा है। लेकिन आज जब हम अपने घर से निकलते हैं, तो हमें एक ही दिन में हजारों अजनबी चेहरे देखने को मिलते हैं। एकदम सही कहा आपने। और यहीं से वह जैविक टकराव शुरू होता है। जब हमारा प्राचीन दिमाग एक दिन में हजारों अजनबी चेहरों का सामना करता है, तो वह उन सभी के साथ संबंध नहीं बना सकता। यह उसके लिए बहुत ज्यादा जानकारी है, एक तरह का ओवरलोड है। इसीलिए खुद को इस मानसिक थकान से बचाने के लिए हमारा दिमाग एक रक्षा तंत्र अपनाता है। वह लोगों को नजरअंदाज करना शुरू कर देता है। वह हमारे आसपास के इंसानों को इंसानों की तरह नहीं, बल्कि रास्ते की रुकावटों या पृष्ठभूमि के शोर की तरह देखने लगता है। ये तो बहुत ही डरावना सच है। हम आत्मरक्षा के लिए दूसरों को इंसान मानना ही बंद कर देते हैं। और मुझे लगता है कि इसी प्रक्रिया में हम खुद को भी समाज से काट लेते हैं। लेकिन इसका हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और सेरोटोनिन से क्या संबंध है? ये जैविक बदलाव कैसे काम करते हैं? जब हम इस तरह से खुद को दूसरों से काट लेते हैं, तो हमारे दिमाग को वह गहरा सामाजिक संपर्क नहीं मिल पाता जिसकी उसे आदत है। सेरोटोनिन, जिसे हम अक्सर सिर्फ खुशी का रसायन मानते हैं, असल में सामाजिक जुड़ाव और सुरक्षा की भावना से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जब हम अपने कबीले के साथ होते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, तो सेरोटोनिन का स्तर संतुलित रहता है। लेकिन इन भीड़ भरे शहरों में, जहां हम लगातार अजनबियों के बीच सतर्क और असुरक्षित रहते हैं, वहां सच्चे सामाजिक जुड़ाव की कमी से सेरोटोनिन का स्तर गिरने लगता है। और सेरोटोनिन की इस कमी का सीधा असर हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे पड़ता है ना? क्योंकि मैंने पढ़ा है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमारी निर्णय लेने की क्षमता, हमारी सहानुभूति और हमारे सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करता है। बिल्कुल। आप इसे इस तरह से सोचिए कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपके दिमाग का सीईओ है और सेरोटोनिन वह बजट है जिससे यह सीईओ काम करता है। जब सेरोटोनिन कम होने लगता है, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम करने का तरीका बदल जाता है। यह सिर्फ एक अस्थायी बदलाव नहीं है, बल्कि लंबे समय तक ऐसा रहने पर दिमाग की भौतिक संरचना में बदलाव आने लगता है। हम अधिक आवेगी, अधिक चिंतित और सामाजिक रूप से अधिक कटे हुए हो जाते हैं। यह एक दुष्चक्र बन जाता है। अकेलापन हमारे दिमाग को बदलता है और वह बदला हुआ दिमाग हमें और ज्यादा अकेला कर देता है। यह उपमा बहुत ही सटीक है। दिमाग का सीईओ बिना बजट के काम कर रहा है। अगर हम इसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें,
तो ये बदलाव और भी ज्यादा चौंकाने वाला लगता है। कुछ ही दशकों पहले तक हमारे यहाँ मोहल्ले हुआ करते थे, घरों में बड़े बड़े आंगन होते थे जहाँ पीढ़ियां एक साथ बैठती थीं। लोग एक दूसरे के सुख दुख में स्वाभाविक रूप से शामिल होते थे। लेकिन अब हम उन क्षैतिज खुले आंगनों से निकलकर इन ऊर्ध्वाधर बंद टावरों में आ गए हैं। यह एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और वास्तुकला का झटका है हमारे लिए। हमारी वास्तुकला ने हमारी सामाजिकता को निगल लिया है। आधुनिक शहरों की वास्तुकला को देखिए, ये पूरी तरह से स्टरलाइज्ड या कहें तो भावनाहीन है। हम कांच और स्टील के ऊंचे बक्सों में रह रहे हैं। हम अपने पड़ोसी के साथ एक दीवार साझा करते हैं। शायद हमारे बिस्तर के बीच सिर्फ 6 इंच की ईंट की दीवार का फासला होता है, लेकिन हम सालों तक उनका नाम तक नहीं जानते। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी पौधे को बहुत सारे पौधों के बीच एक छोटे से प्लास्टिक के गमले में रख दिया जाए। दूर से देखने पर वह एक घने जंगल का हिस्सा लगता है, लेकिन जमीन के नीचे उसकी जड़ें किसी और पौधे से नहीं जुड़ पाती। वह इतनी भीड़ में होकर भी अपनी जड़ों से पूरी तरह अकेला है। क्या बात है! यह बहुत ही खूबसूरत और सटीक विचार है। हमारी स्थिति बिल्कुल उस गमले वाले पौधे जैसी ही है। हम शारीरिक रूप से एक दूसरे के ऊपर ढेर कर दिए गए हैं, लेकिन हमारे बीच कोई जैविक या भावनात्मक जड़ें नहीं हैं। शहरों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे आर्थिक रूप से बहुत कुशल हों, लेकिन मानव विज्ञान के नजरिए से वे एक आपदा हैं। हम इंसानों को संसाधनों की तरह एक के ऊपर एक स्टैक कर रहे हैं। और इस स्टैकिंग की एक बहुत बड़ी कीमत हम चुका रहे हैं। मुझे लगता है कि यह सिर्फ वास्तुकला की समस्या नहीं है, यह एक दार्शनिक संकट भी है। हम किस तरह का समाज बना रहे हैं जहां हर चीज की होम डिलीवरी हो सकती है, जहां आप बिना किसी इंसान से बात किए अपना पूरा दिन बल्कि पूरा हफ्ता गुजार सकते हैं। ये सुविधा तो है, लेकिन क्या ये सुविधा हमारे इंसान होने की मूल शर्त को ही खत्म नहीं कर रही है? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। हम सुविधा और दक्षता के नाम पर अपने मानवीय स्वभाव का सौदा कर रहे हैं। जब आपको हर चीज बिना किसी सामाजिक घर्षण के मिल जाती है, तो शुरुआत में यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लंबे समय में आपका दिमाग उस सामाजिक घर्षण को तरसने लगता है। वह छोटी सी बातचीत जो आप सब्जी वाले से करते थे, वह मुस्कान जो आप अपने पड़ोसी को देखकर देते थे, ये सब हमारे दिमाग के लिए एक तरह का पोषण थे। इनके बिना हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सचमुच भूखा मर रहा है। ये सोचने वाली बात है कि हम तकनीक और विकास के नाम पर असल में खुद को एक ऐसे पिंजरे में कैद कर रहे हैं जो बाहर से तो बहुत चमकदार है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम विकास की इस दौड़ में हार चुके हैं? क्या हमारे दिमाग के पास इस नए माहौल में ढलने का कोई तरीका नहीं है? इंसान का दिमाग बहुत लचीला होता है, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। वह ढलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विकासवाद की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, जबकि हमारे शहरों का विकास बिजली की गति से हुआ है। हम अपने डीएनए को रातों रात नहीं बदल सकते, लेकिन हम जो कर सकते हैं वह है जागरूकता। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारा अकेलापन हमारी कोई व्यक्तिगत विफलता नहीं है, बल्कि यह इस शहर की संरचना और जीव विज्ञान के बीच का टकराव है, तो हम इससे लड़ने के तरीके खोज सकते हैं। यानी हमें जानबूझकर अपने जीवन में उस कबीले को वापस लाना होगा। हमें उन कृत्रिम दीवारों को तोड़ना होगा जो हमने अपने चारों ओर खड़ी कर ली हैं। भले ही हम 40 मंजिला इमारत में रहते हों, लेकिन हमें ऐसे छोटे छोटे समुदाय बनाने होंगे जहां हम अजनबियों की भीड़ में न खो जाएं, बल्कि जहां हमें पहचाना जाए, हमारी अहमियत हो। बिल्कुल, हमें सिर्फ अपनी वास्तुकला को नहीं, बल्कि अपने रोजमर्रा के जीवन के डिजाइन को बदलना होगा। हमें उन जगहों की जरूरत है जहां लोग बिना किसी एजेंडे के मिल सकें। हमें अपनी बातचीत में उस गहराई को वापस लाना होगा जो सिर्फ काम या लेन देन तक सीमित न हो, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो यह सेरोटोनिन शिफ्ट हमें एक ऐसे समाज की तरफ ले जाएगा जो बहुत उन्नत तो होगा, लेकिन जहां कोई भी इंसान अंदर से खुश या संतुष्ट नहीं होगा। ये चर्चा सच में आंखें खोलने वाली रही। हमने आज समझा कि कैसे शहरों की यह भीड़ भाड़, ये कंक्रीट का जंगल
सिर्फ हमारी जीवन शैली को नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की बनावट को बदल रहा है। हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमें इंसान बनाता है, वह इस अकेलेपन की कीमत चुका रहा है। हमारी जैविक जरूरतें और हमारे आधुनिक शहर एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और इस टकराव का नतीजा हम हर दिन अपने आसपास देखते हैं। बढ़ता तनाव, चिंता और वह खालीपन जो हर किसी की आंखों में नजर आता है। लेकिन अब जब हम इस विज्ञान को समझ गए हैं, तो जिम्मेदारी हमारी है कि हम इस संरचनात्मक अकेलेपन को कैसे तोड़ते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगली बार जब आप किसी लिफ्ट में 10 अजनबियों के साथ खड़े हों या किसी भीड़ भरे कैफे में अकेले कॉफी पी रहे हों, तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आप सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा हैं या आप सच में किसी से जुड़े हुए हैं? क्या हम साथ मिलकर जी रहे हैं या हम बस एक ही समय पर, एक ही जगह पर, एक साथ अकेले हैं? इस सवाल के जवाब में ही हमारे भविष्य के समाज की नींव छिपी है।